बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, MTH 501 का आपका लेक्चर नंबर 8 है, लीनियर इंडिपेंडेंस। वो ये कहता है कि अगर आपके पास पहले आपने ये पढ़ा था कि जो वेक्टर्स होते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं, ठीक है, कि जो दो वेक्टर्स V और W हैं, ठीक है, उनका जो स्पैन है, ठीक है, हो गया, जिस प्लेन के अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, अगर उनका कोई लीनियर कम्बिनेशन बनाया जाए तो जो नया वेक्टर है वो भी उसी प्लेन या उसी स्पैन के अंदर आ जाता है। तो वो फिर हम क्या कहते हैं कि ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो उनको लीनियरली इंडिपेंडेंट कहा जाता है। तो इस चीज़ के ये लिखने का एक और भी तरीका है, ठीक है। लीनियर इंडिपेंडेंट ये तो आपने पता चल गया है कि ये नॉट इक्वल हों। दूसरा ये होता है कि ये आपके पास इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। इसके अंदर V1 V2 सॉन VP ये सारे वेक्टर्स हैं, और ये जो X1 X2 XP ये सारे क्या कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। अगर ये साइमल्टेनियसली ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है, तो इधर हर वेक्टर का कोफिशिएंट ज़ीरो हो जाएगा। इन दैट केस हर वेक्टर ये भी नल ये भी नल ये भी नल, उनके एडिशन करोगे वो भी नल वेक्टर आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे भी नल वेक्टर, राइट साइड पे भी नल वेक्टर। तो जब ऐसा होता है, ठीक है, तो जो सोल्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। ये वेक्टर्स आपके पास फिर लीनियरली क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट। और अगर इन्हीं के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सारे एक ही वक्त के अंदर ज़ीरो ना हों, ठीक हो गया, तो फिर हम कहते हैं कि ये सारे जो है ना ये साइमल्टेनियसली अगर ज़ीरो नहीं है तो फिर इसका जो भी सोल्यूशन होगा, ठीक है, इस वेक्टर इक्वेशन का जो सोल्यूशन बनता है, ठीक है, उसको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। और इन दैट केस वेक्टर जो होते हैं लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं, यूँ, ठीक हो गया। अब आ जाओ आप, ये न्यूमेरिकली तीन वेक्टर्स हैं, वो ये कहता है कि ये साबित करो कि ये है क्या लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो उसका तरीकाकार क्या है कि आप इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ कि चौथा कॉलम इसके अंदर ज़ीरो का ऐड करो सबका, यानी ये नल वेक्टर ऐड कर दो ना, ये पहला वेक्टर है, दूसरा तीसरा, इसके साथ ये नल वेक्टर ऐड कर दिया, इसको कन्वर्ट करो एचेलॉन फॉर्म के अंदर, ठीक है। एचेलॉन फॉर्म में आ गया, ये पहला आपके पास पिवट पोजीशन है, जो नॉन ज़ीरो एंट्री पहली रो होगी यही 1 ही है ना, ये पिवट पोजीशन है, यही पिवट एलिमेंट हो गया ना। तो जिस कॉलम के अंदर ही होगा वो पिवट कॉलम होगा। तो फर्स्ट कॉलम आपका पिवट कॉलम है। इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट वेरिएबल X1 है वो आपका क्या होगा, बेसिक वेरिएबल होगा। अगली रो के ऊपर आओगे तो आपको पहला जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो -3 मिलता है इस पोजीशन पे, और ये पोजीशन जो है किस कॉलम में है, ये दूसरे में, ठीक है। इसलिए आपका दूसरा जो कॉलम होगा वो भी क्या होगा, पिवट कॉलम होगा, क्योंकि दूसरे में, इसलिए X2 जो होगा वो भी आपका बेसिक वेरिएबल होगा। फिर तीसरी रो में आओगे तो यहाँ पर तो आपको कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट ही नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसलिए कोई आपके पास पिवट इसकी पोजीशन नहीं, कोई पिवट एलिमेंट नहीं है, कोई पिवट कॉलम नहीं है। तो इट मीन X3 जो वेरिएबल होगा वो फ्री वेरिएबल होगा। बात फॉलो कर ली है। चूंकि फर्स्ट कॉलम में आपको पिवट एलिमेंट मिल रहा है, सेकंड में भी मिल रहा है, तो इसलिए X1 और X2 बेसिक वेरिएबल्स होंगे। तीसरी रो में जो है, ठीक है, कोई भी आपको पिवट पोजीशन नहीं मिल रही, क्योंकि जाहिर है जो एलिमेंट किसी रो में होता है वो किसी ना किसी कॉलम में तो होता ही है ना। तो रो को तो देख लेते हैं हम, उसके बाद कॉलम को देख के डिसाइड करते हैं कि हाँ भी कौन कौन से वेरिएबल्स में बेसिक होंगे, कौन से फ्री हैं। ये फर्स्ट कॉलम में 1 जो है, इसलिए फर्स्ट जो आपका वेरिएबल X1 है वो बेसिक होगा। फिर ये जो है ये सेकंड कॉलम में है, इसलिए जो आपका सेकंड वेरिएबल X2 है वो आपके पास क्या हो जाएगा, बेसिक वेरिएबल होगा। तो थर्ड के लिए यानी वो फ्री होगा। बाकी इसको इक्वेशन की शक्ल में यूँ लिखो, आप पहले इस तरह लिख लो, फिर इसको इस तरह बना लो, ठीक हो गया। फिर इसको हल करोगे तो यूँ लिख लो, X1 इधर लेफ्ट साइड पे रहने दो, ये दोनों राइट पे ले लो, इस तरह इसको हल कर लो। X3 फ्री है, अगर X3 की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो वो इधर पुट करेंगे तो X2 की वैल्यू -1 हो जाएगी। फिर ये X3 की वैल्यू और X2 की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो X1 की वैल्यू 2 आ जाती। अब अगर आप इस इक्वेशन के अंदर X1 X2 X3 पुट करेंगे तो वो आ गया, ठीक है। तो ये जब आपके पास कोफिशिएंट्स हैं वो साइमल्टेनियसली सारे ज़ीरो के अलावा हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि तीनों वेरिएबल जो है ना
ठीक है, वो एक ही स्पैन के अंदर है, एक ही प्लेन के अंदर होंगे, तो डिफरेंट डायमेंशन नहीं जनरेट हो जाती होती, ये वो कह रहा होता है। अब ये तो था एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको करना। अगर आप इसको रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है, तो तब भी सिनेरियो वही होता है। अब ये एग्जांपल उसने दी है आपको, कोई कहता है कि चेक करो, ठीक है, तो चेक वही करना है कि वेक्टर्स के जो कोफिशिएंट्स हैं अगर वो सारे के सारे एक वक्त में ज़ीरो है, ठीक है, तो फिर वो लीनियरली क्या हो जाएंगे, आपके इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर वो सारे के सारे एक ही वक्त के अंदर ज़ीरो के अलावा हो जाते हैं, यानी सारे ज़ीरो नहीं होते, कुछ ज़ीरो के अलावा हो जाते हैं, मुरादी होती है, तो वो फिर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब इसमें आपने ये फार्मूला फिट कर दें, यही कंडीशन है ना हर जगह पे, यहाँ x1 लिखे या c1 लिखे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी वैल्यूज़ ये v1 और v2 पुट कर दिया, इधर नल वेक्टर पुट कर दिया, इसको हल किया, ये आ गया। ये आपके पास पहला एलिमेंट इधर है और इधर ये ज़ीरो, इसके बराबर ये दूसरा एलिमेंट है, इधर ये दूसरा ज़ीरो। इनको हल करोगे, हल करते हुए आपके पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी c1 0 और c2। तो जब ये साइमल्टेनियसली सारी वेक्टर्स के जो कोफिशिएंट्स है वो ज़ीरो हो जाते हैं, तो फिर वेक्टर क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है दोनों वेक्टर्स। अब आ जाओ आपके पास यहाँ पर फिर वही कंडीशन है, ये पढ़ लोगे आपको वही सारी चीज़ मिलेगी, फिर वही बात आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब गौर से देखो, यहाँ पर आपके पास पहली रो के अंदर ये जो फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ पर आपको एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिल रहा है। इट मीन्स कि ये आपके पास क्या है, पिवट पोजीशन है, और ये एलिमेंट क्या है, पिवट एलिमेंट है। जिस कॉलम के अंदर ये मौजूद है उसको हम कहते हैं पिवट कॉलम। तो फिर ये फर्स्ट कॉलम में है, तो फिर आपका फर्स्ट वेरिएबल x1 जो होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा। दूसरी रो में आते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिलता है, लिहाजा ये पिवट पोजीशन है, ठीक है। तो सेकंड कॉलम में है, तो फिर आपके पास ये जो सेकंड कॉलम है ये भी आपका क्या हो गया, पिवट कॉलम हो गया। तो सेकंड जो आपके पास वेरिएबल होगा वो भी फिर क्या होगा, बेसिक वेरिएबल हो जाएगा। तीसरे के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको ये एलिमेंट जो है नॉन ज़ीरो मिलता है, ठीक है। तो यही आपका पिवट है पोजीशन है, यही पिवट एलिमेंट है, जिस कॉलम के अंदर है वही आपका क्या हो जाएगा, पिवट कॉलम हो जाएगा, ठीक हो गया। तो फिर तीसरा वेरिएबल भी आपका क्या होगा, बेसिक होगा। इट मीन कि ये तीनों आपके पास जो वेरिएबल्स हैं, तीनों के तीनों बेसिक वेरिएबल्स हैं और कोई फ्री वेरिएबल नहीं है। इन दैट केस ये जो होमोजीनियस सिस्टम होता है आपका, ठीक है, इसके अंदर जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब फ़र्क पता चल गया भाई, बार बार तो नहीं मैंने आपको ये करके बताना ना, ठीक है। आप सिंपल देखो कि अगर आपके पास सारे के सारे वेरिएबल जो हैं, जिस तरह ये बेसिक वेरिएबल्स निकल आते हैं, तो वो सिस्टम लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर एक भी फ्री निकल आता है, जिस तरह ये केस है, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसके बाद ये दिया हुआ है उसने, वो कहता है चेक करो पहले पार्ट में ये दोनों वेक्टर जो हैं ये इंडिपेंडेंट है या कि डिपेंडेंट है, ठीक है। तो उसकी कंडीशन देख लो, चेक कर लो आप। वो ये कहता है कि आपके पास ये जो वेक्टर मौजूद है, ठीक है, इसमें से एक वेक्टर जो है क्या है, दूसरे वेक्टर के साथ जब आप देखते हो, ठीक है, क्या उसका कोई मल्टीपल वगैरह निकलता है, ठीक है। तो वो आपको नज़र आ रहा है कि भाई ये इस v1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो v2 नहीं बन जाता, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इट मीन 2 टाइम्स ऑफ v1 जब करते हो तो रिजल्ट क्या निकलता है, v2, ठीक हो गया। तो जब ये चीज़ आ जाती है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट की कंडीशन है। इसको इधर ले आओगे तो ये इधर आगे नेगेटिव हो जाएगा, इधर नल वेक्टर बच जाएगा। अब अगली तरफ जब आते हो आप, ये दोनों वेक्टर्स जो हैं, अब इन पे गौर करोगे तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। जब मल्टीपल नहीं है तो फिर कानून ये कहता है कि आपके पास जब ये इस सिनेरियो के अंदर नहीं है, ठीक है, तो हम ये इसको इस इक्वेशन के अंदर लिख देते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि मल्टीपल तो ये वैसे ही नहीं है एक दूसरे का है, ठीक हो गया। जब मल्टीपल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, ये अब हमने चेक करना है। उसके लिए हम इसको इस फॉर्मेशन में लिखते हैं और हम इसको v1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, यानी v1 को इधर रहने तो बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाओगे, ठीक हो गया। अब जो c है वो हमने कहा है कि अगर ज़ीरो नहीं है तो फिर तो आप इसको यूँ लिख सकते हो, ठीक हो गया। c ज़ीरो नहीं है तो फिर आप इसको यूँ लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या नतीजा निकला, यहाँ से तो निकलने आया नतीजा कि v2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो तो v1 बन रहा है। इट मीन
कि V1 है वो जो है V2 के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है, जबकि यहाँ तो आपको नज़र आ रहा है कि भाई V1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो V2 तो आता ही नहीं है। ठीक हो गया, या V2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो V1 नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ तो फिर आपने इस कंडीशन में लिया है, तो इसका मतलब ये तो कंट्राडिक्शन हो गई। ठीक है, क्योंकि जो सवाल गिवन है वो तो आपको इस तरह की अलाउ ही नहीं कर रहा। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो हमने किया है ये गलत है। ओरिजिनली क्या होगा, क्योंकि इसके नतीजे में क्या निकल रहा है, V1 और V2 डिपेंडेंट निकल रहे हैं लीनियरली। ठीक है, लेकिन सवाल आपको ये बता रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हम कहेंगे सब क्वेश्चन दुरुस्त है, हमने जो किया वो गलत है। तो हमने तो जिस नतीजे पे पहुंचे वो लीनियरली डिपेंडेंट पे पहुंचे, तो वो गलत नतीजा है। इनफैक्ट ये दोनों आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक हो गया। पहले जो पार्ट है उसका ग्राफ ये है कि एक आपके पास जो वेरिएबल एक वेक्टर उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये है। दूसरे पार्ट के अंदर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन ही अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे से क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इनकी क्या डायमेंशन डायरेक्शन एक ही डायमेंशन एक चल रही है, इसलिए ये एक वेक्टर दूसरे पे डिपेंड करता है। जबकि ग्राफिकली एक ये वेक्टर इसकी डायरेक्शन डायमेंशन ये है और इसकी ये बन रही है, दोनों की अलग अलग है, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ये मुराद होती है इससे। इसके बाद ये एक थ्योरम उसने दिया हुआ, ठीक है, वो ये कहता है कि अगर आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं, उसमें जो आखिरी वेक्टर है अगर वो उसको लिख सकते हो पिछले सारे वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे, ठीक है, तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर नहीं लिख सकते तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो वो तो वही बात हुई जो पहले आपको ये बताई हुई है। इस तरह 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर तो 2 वेक्टर्स को आप तीसरे वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे नहीं लिखते तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और अगर आप लिख लेते हो तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो अब वो यहाँ पर ये रॉकेट साइंस लगाने लगा, लेकिन इसके नीचे एक नोट है, ये याद रखना। वो कहता है दिस थ्योरम डज नॉट से दैट एवरी वेक्टर इन ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर्स। वो कहता है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि अब आपको जी के जिस तरह ये 10वां वेक्टर है, ये मैं कम लेता हूँ, V1 V2 V3 V4 और V5। चलो जी, मैं कहता हूँ V5 जो है वो लीनियर कम्बिनेशन हो जाता है पहले चारों का। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि V4 जो होगा वो भी पिछले तीनों का इनका कोई लीनियर कम्बिनेशन बनेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मुराद ये कह रहा है वो, यानी हर मर्तबा ऐसा नहीं कि एक वेक्टर लिया और वो लीनियर कम्बिनेशन बन जाएगा पीछे जितने वेक्टर्स हैं, ऐसा नहीं कोई ज़रूरी होता। ठीक हो गया। तो फिर वो कहता है कि ए वेक्टर इन ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट में फेल टू बी ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दी अदर्स। मुराद ये है कि अगर 5 वेक्टर्स हैं, ठीक है, हो सकता है 5वां वेक्टर पिछले चारों का लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकते, ठीक है, लेकिन हर मर्तबा ज़रूरी नहीं होता कि आप पिछला वेक्टर V4 करोगे तो वो पिछले तीनों के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सके, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। होते सारे ही वो आपस में कंडीशन चेक करनी पड़ती है आपको। ठीक है, अब वो आपसे ये कहता है कि आपके पास अगर ये वेक्टर्स हैं, ये 2 वेक्टर्स हैं आपके, ठीक है, अब अगर इन दोनों वेक्टर्स को आप देखते हो, ठीक है, तो इनमें तीसरा कंपोनेंट जो है वो दोनों का क्या नज़र आ रहा है आपको, 0 नज़र आ रहा है, ऐसा ही है। ठीक है, तो वो ये कहता है कि ये 2 वेक्टर्स आपके डिस्क्राइब दी सेट स्पैन्ड बाय U एंड V। ठीक है, कि U और V का जो स्पैन सेट है उसको डिस्क्राइब करेंगे वो है क्या, एंड प्रूव दैट ए वेक्टर W इज इन स्पैन UV इफ एंड ओनली इफ UVW इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक हो गया। चलो पहली बात तो ये देखो, वो कहता है इसका स्पैन कहाँ पर है। भाई स्पैन अगर आप इसका तीसरा एलिमेंट देखते हो, ये x1 है, x2 ये x3, ये x1 x2 x3, इसका मतलब क्या है कि आपके जो सिस्टम है वो क्या है, x1 यानी जिसको x एक्सिस नहीं कहते थे, फिर x2 जिसको y एक्सिस कहते थे, और x3 जिसको z एक्सिस कहते थे। ठीक हो गया। तो वो कह रहा है कि इसका जो स्पैन है ना, ठीक है, वो स्पैन इसका ये वाला बन रहा है, क्योंकि इसमें तीसरा एलिमेंट अगर आप गौर करते हो, ये जो V वेक्टर आपके पास है, U जो है 3 1 और 0, तो अगर इसको पॉइंट की शक्ल में लिखोगे तो वो तो यही बनेगा 3 1 और 0। तो ये जो आपके पास है ये x1 है, ये x2 है, और ये कि x3। तो जब आपके पास x1 जो है 0 के अलावा है, x2 जो है वो 0 के अलावा है, और x3 जो है वो 0 है, तो फिर ये किस प्लेन के अंदर होंगे, ये इस प्लेन के अंदर होंगे जो x1 और x2 प्लेन है।
आगे बात समझ में? यानी एक वेक्टर आपका ये हो जाएगा, दूसरा वेक्टर आपका ये बन जाएगा, ठीक है। ये u अगर है तो ये v हो जाएगा। बस पहली तो बात ये याद रखो, क्योंकि u के अंदर भी यही है और v में भी यही है कि इसका तीसरा एलिमेंट क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तीसरा ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि तीसरा जो है ज़ीरो कहाँ होता है, x1 और x2 प्लेन के अंदर है, यानी ये x1 x2 प्लेन में है, ठीक है। तो ये तो डिस्क्राइब हो गया। अब अगर आपने ये साबित करना है कि जो तीसरा वेक्टर w है ये वाला, तो होंगे तो उसके भी कुछ कंपोनेंट x1 x2 और x3, ठीक है। तो वो कहता है कि ये तीसरा जो वेक्टर है वो इन दोनों के स्पैन के अंदर तब आएगा, ठीक है। यानी जो आपने स्पैन लिखा है u का और v का, ठीक है, वो कहता है कि ये इसके स्पैन में कब आएगा, जब ये आपस में क्या हो जाएंगे, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा वो कब होंगे, वो बता देता हूँ। वो तब होंगे कि अगर w जो है उसके पहले जो दो एलिमेंट हैं वो ज़ीरो के अलावा हों और तीसरा एलिमेंट किसके बराबर हो जाए, ज़ीरो के, बस, ठीक है। तो फिर तो ये इस तरह का हो जाएगा। जब ये इस तरह का हो जाएगा तो ये भी उसी स्पैन के अंदर आएगा जहाँ पर ये है। तो उसके लिए न्यूमेरिकली मैंने ये कर दिया सारा कुछ आपको, ये आप करोगे तो आपको सब मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो अगर ये इसके स्पैन के अंदर आ जाएगा तो फिर ये सिचुएशन इसकी बन जाएगी w की। अगर ये इसके स्पैन में नहीं आएगा, ठीक है, u v के, तो फिर ये कहीं और डायमेंशन में निकल जाएगा। तो ये मैंने हल कर दिया आपको, ठीक है। ये देखो, यही आप स्टार्ट तो हमेशा इसी से ही करोगे ना, और प्रूव आपको क्या करना होगा, C1 C2 जो है अगर दोनों ज़ीरो प्रूव कर देते हो, ठीक है, तो उसका तो मतलब होता है ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, यही मतलब होता है ना। और अगर ये ज़ीरो के अलावा हो जाते हैं सारे एक वक्त में तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। यही आपने पढ़ा हुआ, बार बार यही बता रहा हूँ ना आपको, ठीक है। तो अब आपके पास इसको जब आप देखोगे तो ये C1 C2 दोनों ज़ीरो निकल आए, तो वो लीनियरली क्या हो गया आपस में, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गए ना लीनियरली। आगे बात समझ में? भाई लीनियरली इंडिपेंडेंट होना और एक ही स्पैन के अंदर होना, ये दो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल नहीं होता, बस। तो वो वैसे भी नज़र आ रहा है कि ये वेक्टर इसका मल्टीपल है ही नहीं, ना ये इसका है। आगे आ दो। अब आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए, ठीक है, ये वेक्टर अगर बाकी दोनों के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिखा जाता है और उसके अंदर से आप ये चीज़ किसी तरह प्रूव कर देते हो कि भाई जो x3 है वो ज़ीरो है, ठीक है, बस, तो इसका मतलब है कि आपका w वेक्टर भी उसी स्पैन में आ जाएगा, और वो यहाँ पर कर दिया गया, वो आप देख सकते हो, यहीं पर ही हो गया बस। बाकी तो इजाफी इन्फॉर्मेशन, ठीक हो गया। तो अब ये समझ आ गई। तो बुक में तो उन्होंने नहीं इस तरह प्रिसाइजली किया हुआ ना, वो न्यूमेरिकली मैंने आपको बता दिया, वहाँ लॉजिकल काम किया हुआ है। इसके बाद एक थ्योरम है, वो ये कहता है कि आपके पास जितने वेक्टर्स हैं, ठीक है, उनको काउंट कर लो और फिर हर वेक्टर के अंदर जो एंट्रीज उनको काउंट कर लो। अगर उनकी तादाद आपस में डिफर कर जाती है तो फिर वो सिस्टम जो होता है लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। जिस तरह ये है, यहाँ वेक्टर्स कितने हैं, 3 हैं, और हर वेक्टर के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं, तो लिहाजा ये लीनियरली डिपेंडेंट है। वो चेक भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा। लीनियरली डिपेंडेंट की कंडीशन तो पता ही है ना कि दो वेक्टर जो होते हैं वो, उनको जब लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं तो वो तीसरे के बराबर आ जाता है। इसके बाद ये वाला उसने बताया आपको थ्योरम सारा, वो कहता है कि अगर इसके अंदर कोई ज़ीरो वेक्टर है, यानी ये जो है जितने वेक्टर जिनके अंदर कोई ज़ीरो है, देन द सेट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, तो वो खुद ही क्या हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। उसकी शक्ल उसने ये बनाई हुई है, आप देख लो, ठीक हो गया। बात समझ में आएगी कि नहीं आई? और भाई ये तो कोफिशिएंट्स हैं, वो तो बात ही वेक्टर की कर रहा है ना आपसे, उसकी वो बात कर रहा है आपसे। अब आप ये देखो, वो कहता है कि आप इसको, ये तीनों वेक्टर्स हैं, 4 हैं, वो कहता है डिटरमिन करो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो पहली कंडीशन बताइए अभी आपको, ये थ्योरम जो है ये इस थ्योरम के मुताबिक वेक्टर कितने, 1 2 3 4, और हर वेक्टर में एलिमेंट कितने, 3, तो वेक्टर 4 और हर वेक्टर में एलिमेंट 3, ठीक है। तो ये फिर कौन सी कंडीशन होती है, लीनियरली डिपेंडेंट की। इधर आ जाओगे, ठीक है, तो वो ये कहता है कि अगर इनमें से कोई भी एक वेक्टर क्या हो गया, ज़ीरो, यानी नल वेक्टर हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो वो नज़र आ तो रहा है आपको इन 3 वेक्टर में से ये कौन सा नल वेक्टर है, ला, ये तीनों आपस में क्या लीनियरली डिपेंडेंट है।
अब रह गई है बात इसकी, अगर आप देखोगे कि इन दोनों में से किसी एक वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरा आ जाता है, ठीक है, तो वो किस चीज़ को फॉलो कर रहा होता है, याद है, ये लो, वो ये कहता है कि अगर आप क्या करते हो, सेकंड वेक्टर जो है सीम्स टू बी -3/2 टाइम्स द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, यानी अगर आप जो फर्स्ट वेक्टर है, ठीक है, उसको -3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जनरेट क्या होता है, V2, तो ऐसा चेक कर लो होता है, इसको मल्टीप्लाई करो -2 को -3/2 से तो वो ये आ जाता है, इसी तरह ये, तो जब ये कंडीशन आ जाती है तो फिर वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, लीनियरली, भाई ये जब रिलेशन होल्ड कर जाता है, ठीक है, कि एक वेक्टर को कम्बिनेशन अगर बन जाता है, ठीक है, तो वो लीनियरली क्या होते हैं, अभी बताया तो है, बार बार आपको यही नहीं बताया, एक वेक्टर को बाकी दोनों के लीनियर कम्बिनेशन पे लिखते हो तो डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है, और अगर आपके पास क्या है, thus neither of the vectors is a multiple of the others and hence they are linearly dependent, वो कहता है ऐसा नहीं है, तो फिर सारी वैल्यूज़ को चेक कर लो, और अगर ऐसा होगा तो ठीक है, चेक कर लो आप कैसा आता है, ये आपका V1 है, अगर इसका मतलब नहीं होगा, पहले वो लिख रहा है कि शायद है, तो चेक करना पड़ेगा आपको कि क्या कंडीशन हो, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कंपोजिंग एरर भी होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं होते हैं, तो फिर उसको चेकिंग करनी पड़ती है आपको, -6 -9 और क्या 15 है, तो चेक कर लो इसको, ठीक है, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करो, किसको करोगे, इसको करोगे, -2 इंटू 3/2, तो आंसर क्या आ गया 3, इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करो, हाँ, फिर क्या आता है आंसर, -6 है, फिर 6 इंटू -3/2 करोगे तो कितना आता है, -9, फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा -15, यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है एक एलिमेंट का, सिर्फ इसकी वजह से, वो मैंने सिर्फ पहले 2-3 चेक किए थे, यहाँ पर नेगेटिव होता तो ये होना था, इट मीन कि ये रिजल्ट फिर फेल हो गया, यानी V2 इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है, -3 टाइम V1, तो जब ये कंडीशन है तो ये किसकी कंडीशन होती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट की होती है, ठीक हो गया, तो चेकिंग करनी पड़ती है, एक भी एलिमेंट के ऊपर फेल हो गया तो फिर बाकी बेटे एक्सरसाइज है, वो आप सवालात करते रहें, बाकी आपको ये बताया कि आपके लिए हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, ईच एंड एवरीथिंग, ये 2 नंबर्स, ठीक है, इन दोनों पे आप रब्ता कर सकते हैं, और इस वेबसाइट को लाजमी एक मरतबा विज़िट कर लीजिएगा, इसमें ईमेल के ऊपर आपको एक्सेस मिलती है, इसमें हर वो चीज़ प्रोवाइड की गई है जो बच्चे को ड्रीम होता है, ठीक है, ये तो अभी चंद मैंने लिखे हैं ना, इसके अलावा जब आप विज़िट करेंगे तो आपको इससे भी ज़्यादा इसमें फीचर्स मिलेंगे, पेजेस मिलेंगे, ठीक है, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो ये दोनों नंबर्स इन पर रब्ता कर सकते हैं, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विद यू।